हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी पॉइंट्स। सीएससी पॉइंट्स में हम लोग फिजिक्स के सीरीज को देख रहे हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स के 350 प्लस क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि वन लाइनर के रूप में होंगे। जब ये 350 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे तब मैं फिजिक्स का आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का टेस्ट रखूंगी और देखेंगे हम लोग कि कितना क्वेश्चन आंसर सही कर पाते हैं। तो आइए पहले वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग को यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, सौरमंडल का पलायन वेग कितना है और चंद्रमा का पलायन वेग क्या है। तो ये सब हम लोग को पता होना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते भी हैं। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा हम लोग को पृथ्वी का पलायन वेग अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको पृथ्वी का पलायन वेग याद रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। और सभी पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन ये आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। क्या बोल रहा है, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या बोल रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए या फिर वर्ग मीटर बोलिए, दोनों एक ही है। और दाब का एसआई मात्रक और क्या होता है, पास्कल भी होता है। आप लोग दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, वायु दाब मापी जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना क्या बताता है, यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। क्या बता रहा है, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, अगर पारा का अचानक बढ़ जाता है तो इसका क्या इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन यही होता है कि मौसम साफ रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे दिखाई पड़ते हैं। ये आप लोग नोटिस भी किए होंगे। अगर शेविंग ब्रश को आप लोग बाहर निकालिएगा पानी से तो वो सारे एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। वो किस कारण से होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण से होते हैं। और वर्षा की बूंदें भी गोलाकार होती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, केशिकत्व क्या है। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आप लोग से पूछा भी जाएगा कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण से चढ़ता है, तो किस कारण से चढ़ता है, केशिकत्व के कारण से लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण ही होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, जिसको हर्ज को हम लोग HZ से सूचित करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि का वेग कितना होता है, 1400 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। और आप लोग को सबसे ज़्यादा हवा में ध्वनि का वेग पूछा जाता है। और ध्वनि का वेग आप लोग सोच भी सकते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा होगा, लोहे में, स्टील में, इसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आप लोग को एग्जाम में अधिकतर हवा में ध्वनि का वेग पूछा जाता है जो कि 332 मीटर पर सेकेंड होता है।
आइए और सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोल रहा है? ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम दोनों पर निर्भर नहीं करती है। तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या बोल रहा है? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे देख लीजिए। अब श्रव्य तरंगे क्या है, श्रव्य तरंगे क्या है, प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है, ये सबको हम लोग जान लेते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंगे कहते हैं। और इसी तरंग को हम लोग सुन सकते हैं। कितना से कितना के बीच? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं। इसका मतलब मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट सब देख लीजिए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। इसी पॉइंट को मैंने अभी तुरंत बताया है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर की तरंगों को कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब 20,000 से ऊपर के तरंगों को सुन सकता है। आइए देख लेते हैं प्राश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। क्या बोल रहा है? प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसके किसके बीच? श्रोता और परावर्तक के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए। आइए नेक्स्ट सारे पॉइंट को देख लेते हैं। लोलक का आवर्तकाल। क्या बोल रहा है? लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोला है? लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। क्या बोल रहा है? कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। R इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस CV इक्वल टू R, जो कि क्या है? मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। CP माइनस CV इक्वल टू R, जो कि मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। किसके कारण होता है? हम लोग को दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई पड़ती है। अपवर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक है। और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। संवेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आइए और सारे पॉइंट्स को देखिए। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर
घूमता है। क्या बोल रहा है? भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब मापी क्या होता है? बैरोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब मापी जो कि बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, क्या बोल रहा है? जब अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, तथा जब उसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का, तब वर्षा आने की संभावना होती है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। क्या बोल रहा है? अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कितना पे जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जमता है। आइए और सारे पॉइंट्स को देखिए। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। और गैस और द्रव में किस विधि से होता है? संवहन विधि द्वारा से होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी वही है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, और जबकि ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से, गैस तथा द्रव में संवहन विधि से। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, सोनोमीटर क्या है? एक स्वरमापी है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। नेक्स्ट देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। क्या बोल रहा है? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है तथा उसका आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और सारे पॉइंट्स को देखिए। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा जो हमें प्राप्त होती है वो किस विधि से होती है? विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। अगर आसमान में बादल छाए रहेंगे तो हम लोग को कैसा महसूस होगा? गर्मी जैसा महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। क्या बोल रहा है? वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रकाश की चाल किसमें कितना होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो कि कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोल रहा है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सारे पॉइंट्स को देखिए। आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है वो किस कारण से होता है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ का होगा आकाश का रंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देख लीजिए हम लोग चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये सब तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो आइए ये सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। क्या बोल रहा है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अब देख लीजिए सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण, क्या बोल रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ये दोनों पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब लोग अच्छे से देख लीजिए और कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, क्या बोल रहा है? अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत दूरी तक इसका प्रतिबिंब
बनता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखी हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और याद रखिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग को हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट सबको देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। ये सब किस कारण से होता है? तारे का टिमटिमाना, पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट सब देख लेते हैं। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।